हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। यानी डीएनए में पाए जाने वाली विभिन्नताओं के आधार पर किसी भी व्यक्ति की पहचान की जाती है इस विधि के द्वारा। इसको कहा जाता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। ठीक है, तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का आविष्कार, इसमें देखिए व्यक्तियों में डीएनए के स्तर पर पाई जाने वाली विभिन्नताओं की पहचान करने की एक ऐसी विधि है जिसके आधार पर किसी भी व्यक्ति की पहचान सुनिश्चित की जाती है। इसका आविष्कार किया था एलेक्स जेफरी ने 1985 में। एलेक्स जेफरी ने कब आविष्कार किया था इसका? 1985 में। सभी मनुष्यों के डीएनए में तो देखिए 99% जो डीएनए होता है वो बल्क डीएनए का होता है, जो सभी में एक समान होता है। केवल 0.1% जो होता है वो सभी व्यक्तियों में अलग होता है, प्रत्येक व्यक्ति में ये डिफरेंट होता है। ये डीएनए कहलाता है सैटेलाइट डीएनए या रिपीटेटिव सीक्वेंसेस कहलाते हैं। ठीक है, ये सभी व्यक्तियों में अलग अलग होते हैं। ये किसी भी प्रोटीन को कोड नहीं करते हैं। इनको सैटेलाइट डीएनए या जंक डीएनए कहा जाता है। ये किसी भी प्रकार के प्रोटीन को कोड नहीं करते हैं और साथ ही साथ न्यूक्लियोटाइड के रिपीटेटिव सीक्वेंसेस हैं। जबकि ये क्या है? बल्क डीएनए सभी में लगभग एक समान होते हैं और कोडिंग डीएनए कहलाते हैं, जो प्रोटीन्स को कोड करते हैं। तो हमको किसके आधार पर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की विधि पढ़नी है? सैटेलाइट डीएनए या रिपीटेटिव सीक्वेंसेस के आधार पर। तो रिपीटेटिव सीक्वेंसेस का अर्थ क्या है कि डीएनए के खंड में, जैसे कि इस तरह से ACTG ऐसे रिपीट होते जाएंगे। ACTG इस तरह से कितने रिपीट्स हो गए? 1 2 3। एक ही पैटर्न का रिपीट कितने बार हो गया? 3 बार रिपीट हो गया। तो इसकी एक तो बेस की संख्या के आधार पर इसकी लंबाई को देखा जाता है कि किस व्यक्ति में कितना ये रिपीट्स पाया जा रहा है, और रिपीट्स की संख्या को गिना जाता है और उसमें पाए जाने वाले बेसिस की संख्या के आधार पर। माने जो भी रिपीट सीक्वेंस है, मान लो CCATG, इस तरह से रिपीट सीक्वेंस जो होते हैं, रिपीटेटिव सीक्वेंसेस, बार बार डीएनए की वह छोटा खंड जो बार बार लगातार रिपीट होता है, तो वह कहलाता है रिपीटेटिव खंड या सैटेलाइट डीएनए कहलाता है। ठीक है, तो ये क्रोमोसोम के टेलोमेर रीजन में और हेट्रोक्रोमेटिन रीजन में अधिक संख्या में पाए जाते हैं। ये किसी भी प्रोटीन को कोड नहीं करते, लेकिन फिर भी काफ़ी मात्रा में, बहुत अधिक संख्या में ये प्रत्येक व्यक्ति के सेल के डीएनए में पाए जाते हैं। तो इनको कहा जाता है, ये 2 भागों में बटे होते हैं। एक तो होते हैं मिनी सैटेलाइट और दूसरा होता है माइक्रो सैटेलाइट। तो ये रिपीटेटिव सीक्वेंसेस 2 टाइप के होते हैं, माइक्रो सैटेलाइट और मिनी सैटेलाइट। माइक्रो सैटेलाइट और मिनी सैटेलाइट इनकी साइज़ के आधार पर, इनमें पाए जाने वाले बेस पेयर्स के आधार पर विभाजित होते हैं। 10 से 60 बेस पेयर्स पाए जाते हैं माइक्रो सैटेलाइट्स में, जबकि मिनी सैटेलाइट्स में पाए जाते हैं 1 से लेकर 8 तक बेस पेयर्स पाए जाते हैं। तो बेस पेयर्स किसको कहा जाता है? संख्या जैसे ACTG, एक रिपीट में कितने बेस पेयर्स पाए जाएंगे उसको कहा जाता है 10 to 60 बेस पेयर। माने टोटल एक जो रिपीटेटिव सीक्वेंस है, एक ही पैटर्न जो है वो कितने बेस पेयर का बना हुआ है। तो इसमें क्या होता है? माइक्रो सैटेलाइट में 10 to 60 बेस पेयर्स होते हैं, जबकि मिनी सैटेलाइट्स में 1 से लेकर 8 बेस पेयर होते हैं। तो माइक्रो सैटेलाइट्स को कहा जाता है वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स। वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स कहा जाता है, VNTRS। ठीक है, इनको क्या कहा जाता है? माइक्रो सैटेलाइट्स को वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स कहा जाता है और मिनी सैटेलाइट्स को कहा जाता है शॉर्ट टैंडम रिपीट्स। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में प्रत्येक व्यक्ति में VNTRs की लंबाई और कॉपी नंबर अलग होता है। लंबाई मतलब ये कितने बेस पेयर्स पाए जा रहे हैं, उनकी संख्या कितनी है वो, और साथ ही साथ कॉपी नंबर माने ये कितनी बार एक खंड में रिपीट हुए हैं या इनके रिपीटेटिव सीक्वेंसेस कितनी बार पाए जा रहे हैं, एक ही पैटर्न जो है वो कितने बार रिपीट हुआ है वो। तो इस तरह से इसको क्या कहा जाता है? कॉपी नंबर। तो प्रत्येक व्यक्ति में यही VNTR और कॉपी नंबर अलग अलग होते हैं, और इसी को एलेक्स जेफरी ने, जिस तरह से फिंगरप्रिंट जो होते हैं वो प्रत्येक व्यक्ति के अलग होते हैं, वैसे ही डीएनए के ये रिपीटेटिव सीक्वेंसेस प्रत्येक व्यक्ति में अलग होने के कारण एलेक्स जेफरी ने इन्हें क्या कहा? डीएनए फिंगरप्रिंट कहा। और इसी के आधार पर व्यक्ति की पहचान सुनिश्चित की जाती है। मान लीजिए कोई अपराधी है, तो घटनास्थल पे अपराधी की कोई भी खून का सैंपल या बाल या कुछ और अन्य टिश्यू मिलता है,
तो उसके डीएनए का फिंगरप्रिंट निकाल कर और सस्पेक्टेड व्यक्तियों के फिंगरप्रिंट में तुलना करके पहचान की जाती है कि कौन सस्पेक्टेड व्यक्ति में से ये सैंपल डीएनए जो है वो मैच कर रहा है। तो इस तरह से अब फोरेंसिक साइंस में अपराधियों की पहचान करने के लिए की जाती है। या फिर जिन बच्चों के माता पिता ज्ञात नहीं हैं तो उनके माता पिता की जानकारी के लिए भी इस विधि का उपयोग किया जाता है, और कई उपयोग हैं। आगे हम इसके उपयोग देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि इसमें कौन कौन से स्टेप्स होते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के। तो सबसे पहला स्टेप होता है आइसोलेशन ऑफ डीएनए। सैंपल कलेक्ट करते हैं, उसके बाद उसमें से सैंपल टिश्यू में से डीएनए को आइसोलेट किया जाता है। यूज़ ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, फिर उस डीएनए को रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के माध्यम से छोटे छोटे टुकड़ों में काटा जाता है। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस उसको क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलर सीजर कहते हैं या आणविक कैंची कहा जाता है, जो विशिष्ट जगहों पर डीएनए को काटते हैं और छोटे छोटे टुकड़ों में बांटते हैं, छोटे बड़े टुकड़ों में बांटते हैं। तो ये यूज़ ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। ट्रीटमेंट विथ एल्कली सोल्यूशन एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड के सोल्यूशन में हमको जो टुकड़े डीएनए के प्राप्त होते हैं वो पहले डबल स्टैंडर्ड होते हैं, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के क्षार के ट्रीटमेंट के द्वारा उसको सिंगल स्टैंडर्ड में बदला जाता है। उसके बाद जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की प्रक्रिया होती है। फिर सदन ब्लॉटिंग प्रोसेस होता है। 6th होता है हाइब्रिडाइजेशन, फिर ऑटो रेडियोग्राफी, फिर आइडेंटिफिकेशन। इस तरह से 8 प्रोसेस होते हैं जो इस डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में आते हैं। उसमें से पहला है आइसोलेशन ऑफ डीएनए। सबसे पहले हम देखिए किसी भी स्पॉट से जिस भी स्पॉट से सैंपल को कलेक्ट किया जाता है, बाल हो चाहे ब्लड हो, उस सैंपल में से फिर सेंट्रीफ्यूगेशन यानी कि अपकेंद्रण विधि के द्वारा उसके डीएनए को सेपरेट किया जाता है या आइसोलेट किया जाता है। उसके बाद इस सेपरेटेड डीएनए आइसोलेटेड डीएनए में फिर क्या यूज़ करते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के द्वारा उसको विशिष्ट जगहों पर काटा जाता है, जिससे छोटे और बड़े डीएनए के सेगमेंट्स प्राप्त होते हैं, और ये सेगमेंट्स जो होते हैं वो डबल स्टैंडर्ड होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है कि इस डबल स्टैंडर्ड डीएनए सेगमेंट्स को सोडियम हाइड्रोक्साइड जैसे एल्कली सॉल्यूशन में या क्षारीय विलयन में से ट्रीटमेंट किया जाता है, जिसके कारण डबल स्टैंडर्ड जो डीएनए होते हैं उनके बीच के हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो होते हैं वो डिसॉल्व हो जाते हैं, और हमको क्या प्राप्त होते हैं, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए के छोटे छोटे टुकड़े या सेगमेंट्स प्राप्त होते हैं। सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए सेगमेंट्स हमको प्राप्त होते हैं। उसके बाद इसको जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस विधि के द्वारा छोटे और बड़े टुकड़ों को अलग किया जाता है। तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है कि अगारोस का जो जेल होता है उसके जेल में इलेक्ट्रोड लगाकर, एनोड और कैथोड लगाकर उसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, जिसके कारण हम जानते हैं डीएनए का जो खंड होता है, डीएनए होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है या ऋणात्मक विभव उसमें होता है। तो जिसके कारण यहाँ पर जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो डीएनए के सेगमेंट्स जो होते हैं वो नेगेटिव होने के कारण पॉजिटिव की ओर रन करने लगते हैं या मूव करने लगते हैं। तो बड़े खंड जो होते हैं वो तो पीछे रह जाते हैं, और छोटे खंड हल्के होने के कारण तेज़ी से मूव कर अपोजिट साइड में, माने प्लस की साइड में या पॉजिटिव साइड में इकट्ठे हो जाते हैं। तो इस तरह से छोटे सेगमेंट्स जो होते हैं हमको नीचे प्राप्त होते हैं और बड़े सेगमेंट्स जो होते हैं वो ऊपर रह जाते हैं। तो यही छोटे सेगमेंट्स जो होते हैं वो रिपीटेटिव सीक्वेंसेस होते हैं। इन्हीं को आगे की ओर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ये छोटे छोटे शॉर्ट बड़े खंड में है क्या है, उसके रिपीटेटिव सीक्वेंसेस को पता करना थोड़ा कठिन होता है, छोटे खंडों में आसान होता है। उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस होता है सदर्न ब्लॉटिंग प्रोसेस। तो सदर्न ब्लॉटिंग प्रोसेस किसे कहा जाता है, इस तरह की जो एगारोस जेल जो होती है वो अनस्टेबल होती है, और उसमें डीएनए के जो खंड हमको प्राप्त हुए हैं वो स्टेबल नहीं रहते हैं इसमें, इसीलिए इसको शिफ्ट किया जाता है, किसमें ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, और उसके ऊपर नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन या शीट पर इसको ट्रांसफ़र करके उसके ऊपर भार रख दिया जाता है, और कम से कम 0.5 kg का भार रखा जाता है, और 80 डिग्री सेंटीग्रेड तक उसको गर्म किया जाता है, तो ताकि इसमें जो जेल में जो डीएनए के सेगमेंट्स हैं वो किस में शिफ्ट हो जाते हैं, नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन में शिफ्ट हो जाते हैं या ट्रांसफ़र हो जाते हैं। अब हमको डीएनए युक्त सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए युक्त नाइट्रोसेलुलोज का मेम्ब्रेन प्राप्त हो गया है। अब ये शीट या मेम्ब्रेन को नेक्स्ट स्टेप में क्या किया जाता है, हाइब्रिडाइजेशन का प्रोसेस होता है या संकरण का। तो नेक्स्ट स्टेप में इसको क्या किया जाता है कि लेबल्ड रेडियो एक्टिव प्रोब, जिनके सीक्वेंसेस हमको मालूम हैं, उन सिंगल स्टैंडर्ड सीक्वेंसेस वाले ज्ञात सीक्वेंस वाले जो रेडियो एक्टिव प्रोब के विलयन में
एक बाद में इस नाइट्रोसेलुलोज का मेम्ब्रेन को या शीट को डाला जाता है। ठीक है, तो उसके बाद देखते हैं कि शीट को रेडियोएक्टिव प्रोब के साथ में डाला जाता है। तो जो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए है उसमें से जो रेडियोएक्टिव प्रोब्स हैं अपने कॉम्प्लीमेंट्री सेगमेंट्स को ढूंढकर वहाँ पर जाकर उनसे हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं और नए डीएनए के सेगमेंट्स, नए डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बना लेते हैं और हाइब्रिडाइज हो जाते हैं। ठीक है, तो ये अब हमको दिखाई पड़ता नहीं है, तो आगे इस तरह से प्राप्त हो गए हैं। देखिए, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए के साथ में एक प्रोब का डीएनए सिंगल स्ट्रैंड जुड़ गया है, रेड कलर से दिखाया गया है प्रोब डीएनए को। तो इस तरह से ये दोनों जुड़कर हाइब्रिडाइज हो जाते हैं और छोटे छोटे डीएनए के सेगमेंट्स जो है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए सेगमेंट्स किस पर प्राप्त हो गए हैं, नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन पर हमको प्राप्त हो गए हैं। और अब इसको देखना है किस तरह से देखा जा सकता है। इसको फिर ऑटो रेडियोग्राफी किया जाता है। ऑटो रेडियोग्राफी में क्या करते हैं इसको कि ये एक्सरे फिल्म में इसको फिल्म के ऊपर रख दिया जाता है और एक्सरे को उसके ऊपर विकिरण को डाला जाता है। तो उससे जितने यहाँ पर डीएनए के सेगमेंट्स हैं उतने ही काले जो बैंड्स हैं हमको काले काले बैंड्स के रूप में यहाँ पर दिखाई पड़ते हैं, किसमें, एक्सरे फिल्म पर दिखाई पड़ते हैं। तो जितने डीएनए के सेगमेंट्स यहाँ पर थे वो यहाँ पर काले बैंड्स के रूप में दिखाई पड़ते हैं और यही डीएनए फिंगरप्रिंट कहलाते हैं। ठीक है, तो यही डीएनए फिंगरप्रिंट कहलाता है। तो ये पूरा प्रोसेस है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का। सबसे पहला प्रोसेस क्या है, आइसोलेशन है। दूसरा है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के द्वारा इसको काटा जाना मॉलिक्यूलर सीजर के द्वारा। उसके बाद NaOH के सोल्यूशन में ट्रीटमेंट किया करके उसको सिंगल स्ट्रैंडेड बनाना। उसके बाद जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के द्वारा बड़े सेगमेंट्स और छोटे सेगमेंट्स को सेपरेट करना। उसके बाद सदर्न ब्लॉटिंग प्रोसेस के द्वारा एगारोस जेल से नाइट्रोसेलुलोज के मेम्ब्रेन में उसको ट्रांसफ़र करना। फिर उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन के द्वारा रेडियोएक्टिव प्रोब में इसको नाइट्रोसेलुलोज के मेम्ब्रेन को रख कर हाइब्रिडाइजेशन किया जाना ताकि प्रोब डीएनए के साथ में जो डीएनए के स्ट्रैंड्स हैं वो आपस में हाइब्रिडाइज हो जाएं और डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को प्राप्त करना। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है ऑटो रेडियोग्राफी, जो एक्सरे फिल्म के ऊपर में रख कर फिर एक्सरे विकिरण को डाला जाता है जिससे ये बैंड्स हमको दिखाई पड़ते हैं और यही बैंड्स क्या होते हैं, डीएनए फिंगरप्रिंट कहलाते हैं। तो हम कहाँ से लिए थे, सैंपल डीएनए, कोई भी मान लीजिए कहीं अपराध हुआ है वहाँ से ब्लड का कोई ड्रॉप मिला है, उस सैंपल को लेकर उसके डीएनए को हम निकाल कर इस तरह से पूरे प्रोसेस करके उसके फिंगरप्रिंट इस तरह से प्राप्त हुए हैं। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन कैसे होगा, ये फिंगरप्रिंट्स देखिए क्रोमोसोम नंबर में कितने रिपीट्स पाए जा रहे हैं, कौन से क्रोमोसोम पर कितने रिपीट्स पाए जाते हैं, वो यहाँ पर ये प्रिंट के रूप में हमको मिलते हैं, ब्लैक बैंड्स के रूप में। तो अब देखिए एक सस्पेक्टेड व्यक्ति का है, दूसरे सस्पेक्टेड व्यक्ति का है, दोनों के डीएनए फिंगरप्रिंट को भी इसी विधि से निकाल लिया जाता है। उसके बाद जिस सस्पेक्टेड व्यक्ति का फिंगरप्रिंट जो है उस ये सैंपल डीएनए फिंगरप्रिंट से मैच होता है उसको मान लिया जाता है अपराधी। तो इस तरह से फोरेंसिक साइंस में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का उपयोग किया जाता है और इसी विधि से किसी बच्चे के यदि माता पिता का पता नहीं चल रहा है तो उसका भी पता लगाया जाता है फिंगरप्रिंट को मैच करके। तो ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की विधि है। इसके उपयोगिता के बारे में और थोड़ा सा हम देख लेते हैं। इसमें एक और इसकी उपयोगिता क्या है, एक तो संदिग्ध माता पिता के बच्चों के डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की वजह से उनके सही माता पिता को पहचान किया जा सकता है या प्रमाणित किया जा सकता है। आपराधिक मामलों में प्रयोगशाला में इसका उपयोग अपराधियों के पहचानने के लिए या पकड़ने के लिए भी इस विधि का उपयोग किया जाता है। साथ ही साथ आइडेंटिकल ट्विन्स में ये डीएनए फिंगरप्रिंट्स सभी व्यक्तियों में अलग अलग होते हैं, लेकिन मोनोजाइगोटिक जो ट्विन्स होते हैं, आइडेंटिकल ट्विन्स होते हैं, एक ही जाइगोट से दो बच्चे का यदि निर्माण हो रहा है तो उनके डीएनए के फिंगरप्रिंट्स जो होते हैं एकदम समान होते हैं। तो कई बार बच्चे खो जाते हैं तो उनको आपस में पहचान करने के लिए भी इस विधि का उपयोग किया जाता है। साथ ही साथ जैसे मृत लावारिस लाश किसी व्यक्ति की है तो वो यदि उसके परिवार वाले क्लेम करते हैं कि ये हमारे घर का है तो उसको किस तरह से पहचान किया जाता है, दोनों रक्त संबंधियों के बीच में क्या करते हैं, डीएनए फिंगरप्रिंट मैच किया जाता है और फिर मैच होने पर उस लाश को उस व्यक्ति को दे दिया जाता है।